बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला लेक्चर जो हमारा है आज का वो हम थोड़ा मज़ीद पढ़ेंगे इस बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी में हम मज़ीद कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला हार्मोन सॉरी, इसमें जो हम अगला हिस्सा पढ़ेंगे वो है हमारी गट का। गट में आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो गट है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो सारी की सारी ट्यूब है, हम उसको गट ही कहते हैं। ठीक है, और खास तौर पर गट हम इंटेस्टाइन्स के लिए यूज करते हैं। इसमें दो बातें ही समझने की जरूरत है। गट देखें, अगर आप अपनी बुक पर भी देखें तो गट में सिर्फ उसने दो हार्मोन्स बताए हैं, गैस्ट्रिन और एक सेक्रेटिन। ठीक है, बहुत छोटा सा है। बस समझाने की यहाँ पर मैं एक और चीज कोशिश करूंगा आपको, अगर आपको वो समझ में आ जाए, और वो है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या फर्क है। ठीक है, देखिए मैंने ये पहले भी आपको बताया था, शायद जब मैं एंडोक्राइनोलॉजी शुरू कर रहा था इसी चैप्टर में, कि एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली वो वाले ग्लैंड होते हैं जो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्स, जो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते वो फिर कहाँ जाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कहाँ जाते हैं। आपका क्या ख्याल है, जो डायरेक्ट एक हिस्सा है हमारे जिस्म का जो कि कोई केमिकल बना रहा है, ठीक है, और वो डायरेक्ट वो केमिकल डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा रहा, फिर वो कहाँ जा रहा है, फिर वो कहाँ जाएगा आपके ख्याल में। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पेंक्रियाज जो है, जो पेंक्रियाज हैं वो कुछ सेक्रेशंस बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं कुछ, उसमें एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज होते हैं, लाइपेज होते हैं, ट्रिप्सिनोजिन होती हैं। ठीक है, तो ये पेंक्रियाज की सेक्रेशंस कहाँ जाती हैं, क्या ये सीधी ब्लड में जाती हैं? नहीं, ये ब्लड में तो नहीं जाती। ये कहाँ जाती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर ड्यूडेनम में आती है ना। ड्यूडेनम में आप पिछले फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 12 में ये सारा पढ़ के आएंगे, कि वहां पर पेंक्रियाज से जो सेक्रेशन आती थी वो ड्यूडेनम में आती थी, और ड्यूडेनम में वो फूड को डाइजेस्ट करवाती थी। तो फिर पेंक्रियाज जो हुआ वो क्या हुआ, एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। हाँ, आप कह सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन पेंक्रियाज से ही एक और हार्मोन भी निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं। और इंसुलिन कहाँ जाता है, इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड में जाता है। ठीक है, और ब्लड ब्लड में जाकर वो अपना काम करता है, ग्लूकोज को कम करता है ब्लड में। तो फिर पेंक्रियाज क्या हुआ, एंडोक्राइन ग्लैंड हुआ, हम कह सकते हैं। तो पेंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। इसी तरह ही और भी बहुत सारे जिसम में खास करके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके रिलेटेड ग्लैंड्स हैं जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी जिस ग्लैंड की सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में जाएंगी उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। और जिसके सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाएंगी, किसी ट्यूब में चली जाएं, मिसाल के तौर पर ओरल कैविटी, मुंह के अंदर आ गई, ठीक है, डायरेक्ट ब्लड में नहीं गई, ये ये जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, मैंडिबल के नीचे पड़ा हुआ है, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसी तरह ही स्टमक में जो गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं वो भी सारे एक्सोक्राइन है, क्योंकि वो सीधा स्टमक की कैविटी के अंदर फेंक रहे हैं सिक्रीशन, ब्लड में नहीं डाल रहे। इसी तरह ही ड्यूडेनम में आ जाए, ड्यूडेनम में ब्रनर ग्लैंड होते हैं कुछ, ठीक है, समीकोसा में पड़े हुए, वो भी सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि वो ड्यूडेनम की कैविटी के अंदर डाल रहे हैं सिक्रीशंस को। पेंक्रियाज का कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन है, कुछ एंडोक्राइन है। ठीक है, लिवर से बाइल आ रहा है, ठीक है, वो भी एक्सोक्राइन फंक्शन है उसका। तो ये बात समझने की है इसमें कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या चीज है। मैं पहले भी इसके बारे में आपको मैंने बताया था, मैं चाहता था कि दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं ताकि आपको समझ लगे।
चलिए, गट मेनी पार्ट ऑफ मेनी पार्ट्स ऑफ द गट फंक्शन एज एंडोक्राइन टिश्यूज। ठीक है, गट के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि एंडोक्राइन टिश्यूज के तौर पर भी काम करते हैं। द इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस, लेकिन ये एंडोक्राइन टिश्यूज पर जो के तौर पर जो काम करते हैं, बेसिकली ये कौन से हिस्से होंगे? यहाँ ये जो हिस्से हैं, ये एंडोक्राइन टिश्यूज वाले हिस्से जो हैं, इनके इनसे निकलने वाली सेक्रीशंस जो हैं ये कहाँ पर जाएंगी? यानी कि ये सीधी ब्लड में जाएंगी या फिर ये गट के अंदर जाएंगी? ये सीधी ब्लड में जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इसीलिए तो ये एंडोक्राइन है। कौन से दो हॉर्मोन्स हैं जी जो इसने यहाँ पर जिक्र किए हैं जो एंडोक्राइन है? सबसे पहला हार्मोन है जी गेस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिक एसिड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक एसिड नहीं है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि स्टमक से प्रोड्यूस होता है, और ये स्टमक से सीधा ब्लड में जाता है। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये है जी, एक पिक्चर आपके सामने आ चुकी होगी। तो इसमें बेसिकली मैंने इस पिक्चर को बहुत सिंपल सा डाउनलोड किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं खुद से। ये ऊपर से एसोफेगस आ रही है। ठीक है, ये बेसिकली स्टमक का हमारा स्ट्रक्चर है। ये आप पिछली क्लास के चैप्टर नंबर इसी बुक के चैप्टर नंबर 12 में पढ़ के आ चुके हैं ये सारा। ये स्टमक है जी, जे शेप स्टमक हमारा जिसको हम कहते हैं। और फिर ये आगे से ड्यूडेनम स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये एसोफेगस है। ये सारा हिस्सा स्टमक का है। और ये आगे से ड्यूडेनम है। ठीक है, डी से ड्यूडेनम। स्टमक के कुछ हिस्से होते हैं, ये कार्डियक, ये फंडस, ये बॉडी है स्टमक की, आगे एंट्रम, और ये पाइलोरिक पाइलोरस है। और इस पाइलोरस के एंड पर होता है एक स्फिंक्टर जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये जो पाइलोरस हिस्सा है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन कहाँ जाता है? क्या ये सीधा स्टमक में जाता है या ये ब्लड में जाता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ जाता है ये सीधे का सीधा ब्लड में जाएगा। गैस्ट्रिन जाएगा कहाँ पर? ब्लड में। ठीक है, और ये फिर ये ब्लड के अंदर से ब्लड वेसल्स से होकर स्टमक के पास आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ सेल्स जो हैं, जैसे पाराइटल सेल्स हैं, उनको एक्टिवेट करेगा ये। ठीक है, और पाराइटल सेल्स आगे जो HCl प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सीधा स्टमक में प्रोड्यूस करते हैं। तो जो पाराइटल सेल हुए वो एक्सोक्राइन हुए या एंडोक्राइन हुए? वो बेसिकली एक्सोक्राइन हुए, क्योंकि वो ब्लड में डायरेक्ट नहीं कर रहे सेक्रेशन। ठीक हो गया? ये है छोटा सा फर्क जो कि आपको समझना चाहिए, कि जो गट का हिस्सा ऐसी सिक्रीशन प्रोड्यूस करे कि जो सीधी ब्लड में जाए, चाहे ब्लड से दोबारा उसी हिस्से पर रिएक्ट हो जाए, लेकिन ब्लड में जानी चाहिए सिक्रीशन, वो हमारी एंडोक्राइन सिक्रीशन होगी। और जो सीधी ब्लड में ना जाए वो कौन सी होगी? और जो सीधी ब्लड में ना जाए, जैसे जैसे ट्राइटल सेल है, ट्राइटल सेल बेसिकली HCl प्रोड्यूस करता है। ठीक है, HCl हमारे मैदे का तेजाब होता है। तो ट्राइटल सेल HCl सीधा मैदे में फेंक देता है, ब्लड में नहीं फेंकता। ठीक है, तो ये एक्सोक्राइन है। ठीक है क्या? गैस्ट्रिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय म्यूकोजा ऑफ द पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक। ये पाइलोरिक रीजन जो स्टमक है उसके म्यूकोजा, म्यूकोजा बेसिकली जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना स्टमक की, यानी कि जो सबसे अंदर अंदर होती है, सबसे अंदर। ठीक है, वो उसको हम म्यूकोजा कहते हैं। इट स्टिमुलेट्स द secretion ऑफ गैस्ट्रिक जूस। और ये यानी कि ये आगे इट से मुराद यहाँ पर गैस्ट्रिन है। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स द secretion ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस की secretions को बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। इट इज प्रोड्यूस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन फूड इन द स्टमक आफ्टर इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड। और ये गैस्ट्रिन पैदा कब होता है?
ये पैदा तब होता है जब स्टमक में प्रोटीनेशियस फूड ज्यादा होता है। प्रोटीनेशियस का मतलब ऐसा फूड जिसमें प्रोटीन ज्यादा होती है ना, तो जब वो प्रोटीन थोड़ी बहुत टूट जाती है स्टमक में आकर, तब ये हार्मोन ज्यादा पैदा होता है, गैस्ट्रिन। और ये फिर ब्लड में जाकर प्राइटल सेल्स, जो कि ब्लड में जाता है और फिर दोबारा स्टमक के पास ही आता है, और प्राइटल सेल्स पर एक्ट करके गैस्ट्रिक जूस बनवाता है। तो गैस्ट्रिन हो गया। दूसरा हार्मोन है जी सेक्रेटिन। तो तो सेक्रेटिन हार्मोन है, ये कहाँ पर पैदा होता है? ये बेसिकली ड्यूोडेनम में प्रोड्यूस होता है। ये होता है ड्यूोडेनम में, ये प्रोड्यूस होता है। और ये कब पैदा होता है? जब ड्यूोडेनम के अंदर एसिडिक फूड आता है। थोड़ा सा आपको हम दोबारा बताना पड़ेगा। असल में अगर आपने चैप्टर नंबर 12 अच्छा पढ़ा हो तो फिर तो आपको ये समझ सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 12 जो है आपने अच्छा नहीं पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, मुझे लग रहा है ऐसा। फूड जब यहाँ पर आता है स्टमक में, एसोफेगस से, तो यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं जिन्होंने इस फूड पर एक्ट करना होता है, उनको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए उनको, तेजाब ज्यादा चाहिए। तेजाब ज्यादा का मतलब क्या होता है? तेजाब किस जगह पर ज्यादा होता है? जहाँ पर एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं। ठीक है, एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं, या दूसरा मतलब एच पॉजिटिव आयन का, एच पॉजिटिव आयन के ज्यादा होने का दूसरा मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पीएच क्या होती है, ज्यादा होती है कम होती है? पीएच जो है वो कम होती है। एच पॉजिटिव आयन जितने बढ़ जाएंगे पीएच उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये पी का मतलब होता है नेगेटिव लॉ, ये ऑपोजिट है। तो यहाँ पर जो स्टमक के अंदर जो ग्लैंड सॉरी एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेट होने के लिए एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ पर स्टमक में अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि HCl पैदा होता है, इसी मकसद के लिए HCl पैदा होता है। ठीक है, HCl तेजाब है ये। ठीक है, लेकिन जब ये फूड आगे चला जाता है, यहाँ पर डिओडिनम में आता है, ये डिओडिनम, तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट होने के लिए कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए? बेसिक। ठीक है, उनको बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए जहां पर एच पॉजिटिव आयन क्या होंगे? एच पॉजिटिव आयन कम होंगे, या फिर पीएच क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब ये तेजाब, चूंकि यहाँ पर खुराक जो होती है वो बड़ी तेजाब से के साथ मिलजुल जाती है, तेजाब भी होता है, HCl भी साथ होता है, तो ये सब जब सारा तेजाबी खुराक यहाँ पर से ड्यूोडेनम में आती है, तो फिर क्या होता है कि ड्यूोडेनम के अंदर, क्योंकि बेसिक इन्वायरमेंट चाहिए, तो फिर क्या होता है कि ड्यूोडेनम से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं सेक्रीटिन, ये हार्मोन। और ये कहाँ जाएगा? बताएं, ये कहाँ जाएगा सेक्रेटिन? क्या ये ड्यूोडेनम के अंदर जाएगा या ब्लड के अंदर जाएगा? ये सीधा जाएगा ब्लड में, और ब्लड से फिर ये मुख्तलिफ हिस्सों तक जाएगा। ठीक है, ये ब्लड से ड्यूोडेनम पर भी जाएगा, पेंक्रियाज पर भी जाएगा, और पेंक्रियाज से चुके HCO3 बनता है। एक मिनट, मेरे पास एक और पिक्चर भी है। ये देखें, ये पिक्चर आपके सामने आ गई है। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स पिक्चर है, मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस पिक्चर में क्या क्या है। ये पिक्चर आपने देखी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये उसी चैप्टर नंबर 12 की ही पिक्चर है, फर्स्ट ईयर के। इसमें ये बड़ा सा कलेजी कलर का जो दिखाया गया है, ये क्या है? ये असल में हमारी कलेजी ही है, जो हम ईद वाले दिन अक्सर लोग खाते हैं घरों में। क्या होता है ये? जिगर होता है, जिगर को हम कलेजी कहते हैं, क्योंकि ये कलेजी कलर का है। इसके नीचे ये जिगर को इंग्लिश में हम लिवर कहते हैं।
इसके नीचे ये हरे रंग का जो दिखाया हुआ ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है? पित्ता कहते हैं इसे। ठीक है, बड़े बंदों के इसकी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। ये ऊपर से एसोफेगस आ रही है, खुराक की नाली है एसोफेगस। ये नीचे हमारा मैदा है, मैदे के आगे ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम। और ये पीछे जो पड़ा हुआ है ये पेंक्रियास है, जिसको हम लबलबा कहते हैं। आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि पेंक्रियास से नाली आती है और ऊपर से गॉल ब्लैडर से भी एक नाली आ रही है, और ये नाली यहाँ पर आकर मिल जाती है। ठीक है, और ये दोनों नालियां मिलकर इकट्ठी ही ड्यूडेनम में खुलती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी बात। और वो बात ये है कि जब कि जब स्टमक से स्टमक से एसिडिक फूड इधर आया, ड्यूडेनम में आया, तो जो पेंक्रियाज है, जब जब ड्यूडेनम में आया स्टमक से एसिडिक फूड, तो जो ड्यूडेनम के कुछ सेल्स हैं जो सिक्रीटिन प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रीटिन सिक्रीटिन एक हार्मोन है जो कि ब्लड में जाएगा। ठीक है, और ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा? ब्लड के थ्रू पेंक्रियाज में जाएगा। और पेंक्रियाज का क्या काम है? पेंक्रियाज असल में बहुत सारे एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। पेंक्रियाज में जो है वो ट्रिप्सिनोजिन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजिन, अमाइलेज, लाइपेज, ये सारा कुछ पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अमाइलेज और लाइपेज। लेकिन पेंक्रियाज से एक और चीज भी प्रोड्यूस होती है। वो क्या है? वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इस डिस्कशन के हवाले से, और वो है, सॉरी, वो चीज है HCO3। और इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। ये है बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट का एक आयन है। ठीक है, इस आयन की बड़ी पावर है। इस आयन की बहुत ज्यादा पावर है। किस लिहाज से पावर है? कि ये आयन जो है ये तेजाब को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, ये जो आयन है ना, ये HCO3, जो कि पेंक्रियाज से बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये देखो HCO3 बन रहा है। तो ये HCO3 जो है ये तेजाब को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तेजाब तेजाब किस वजह से है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर H पॉजिटिव के आयन। तेजाब में बेसिकली HCl जो है, शायद आपको केमिस्ट्री अच्छी अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि तेजाब, HCl को हम तेजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब ये जब आयोनाइज होता है, यानी कि ये किसी ऐसे मटेरियल में जाए जहां पर ये आयोनाइज हो सके, तो ये इस तरह इसके आयन अलग अलग हो जाते हैं। H पॉजिटिव बना देता है ये H पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो H पॉजिटिव अभी मैंने बता के हटाऊं कि जिस चीज में H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे ना, जो चीज H पॉजिटिव आयन ज्यादा पैदा कर सकती है, वो उतनी ही ज्यादा तेजाबी होती है। ठीक है, तो HCl इसलिए तेजाब है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव के आयन है। और HCO3 जो है, इसकी एक खूबी ये है कि ये H पॉजिटिव के आयन को अपने साथ मिलाकर उनको न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे? यूं ही बनवा देता हूँ। ये देखो, इनके साथ अगर मैं HCO3 जो है, इसके साथ जब H पॉजिटिव आयन मिला, ये वाला H पॉजिटिव आयन जो है ना, HCl वाला, देखो HCl तो यहाँ से बना था ना, स्टमक में HCl बना था। तो ये H पॉजिटिव और Cl क्लोरीन क्लोरीन के आयन में तब्दील हो गया यहाँ पर, तो इस वजह से ये तेजाब बन गया, तेजाब है ये। ठीक है, HCl भी तेजाब ही है लेकिन ये आयन की फॉर्म में आता है। तो जब H पॉजिटिव के आयन यहाँ पर आए, तो यहाँ से जो यहाँ से जब सेक्रेटिन निकला, और सेक्रेटिन ब्लड के थ्रू गया पेंक्रियाज में, पेंक्रियाज से HCO3 बना, और HCO3 वापस कहाँ पर आया? HCO3 सीधा ड्यूoडेनम में आया, HCO3 ब्लड में नहीं गया, ये बात याद रखिएगा। HCO3 सीधा ड्यूoडेनम में है। अब ड्यूoडेनम में ही H पॉजिटिव के आयन है और ड्यूoडेनम में ही HCO3 के आयन है। ठीक है, ऐसे ही है ना? ड्यूoडेनम में H पॉजिटिव है और ड्यूoडेनम में HCO3 है। तो ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इससे वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी।
ठीक है। तो इस तरह से जो एसिडिक मटेरियल यहाँ से आ रहा था, सॉरी, जो एसिडिक मटेरियल स्टमक से आ रहा था, वो यहाँ पर आकर न्यूट्रलाइज हो गया। वो वाटर बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ना ही वाटर जो है वो H पॉजिटिव आयन बना सकता है खुद से, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव आयन बना सकता है। ठीक है। वाटर H पॉजिटिव आयन क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि इसमें वो एक फोर्स होती है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ी थी, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। वो H नेगेटिव और H पॉजिटिव के दरमियान में एक बड़ी हैवी किस्म की फोर्स होती है, जिसकी वजह से H पॉजिटिव आयन को ये छोड़ता नहीं है। और हाइड्रोक्सल के आयन जो है ना, वो H पॉजिटिव को छोड़ते नहीं है। और वाटर की पीएच नेगेटिव जीरो, वाटर की पीएच न्यूट्रल है, 7 है। ठीक है। वो इसी वजह से है क्योंकि ये जितने ऐसे पॉजिटिव आयन पैदा करता है, वो उतने ही हाइड्रोक्सल आयन भी पैदा करते हैं। तो हाइड्रोक्सल आयन जो होते हैं वो बेसिक होने की निशानी है। तो अगर ये एक H पॉजिटिव बनाएगा, यानी कि एक तरफ ये एसिडिक चीज अगर बना रहा है, तो दूसरी तरफ हाइड्रोक्सल आयन भी बना देता है। तो उस वजह से वो बेसिक बन जाती है, तो फिर ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। वाटर ना एसिडिक है ना ये बेसिक है। तो इस तरह से ये सारा काम होता है। चलेंगे बुक पढ़ लेते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूडेनम व्हेन एसिड फूड टचेज इट्स लाइनिंग। यानी कि स्क्रीटिन जो है ये ड्यूडेनम से बनता है, जब तेजाबी फूड जो है वो ड्यूडेनम में आता है। इट अफेक्ट्स द पेंक्रियाज टू प्रोड्यूस एंड रिलीज पेंक्रियाटिक जूस। और ये फिर क्या है, सेक्रेटन क्या करता है, ब्लड में जाता है और पेंक्रियाज के पास जाता है, और वहां पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस बनाता है। और पेंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, बाइकार्ब के आयन होते हैं, और बाइकार्बोनेट HCO3 के आयन होते हैं। और HCO3 के आयन क्या करते हैं, जोड़ने में आते हैं डायरेक्ट, और अगर H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इसका दूसरा सेक्रेटन का काम बाइल प्रोडक्शन करवाना, बाइल प्रोडक्शन की रेट को भी इफेक्ट करता है। ये मैं इसी पिक्चर से ही आपको दिखा देता हूँ। असल में जो बाइल होता है वो लीवर से बनता है बाइल, और पहले ये गॉल ब्लैडर में जाता है बाइल। यहाँ पर ये पानी जो होता है इससे चूस लिया जाता है बाइल से, और बाकी जो बाइल होता है गाढ़ा बाइल वो नीचे भेजा जाता है, और ये यहाँ आता है। ठीक है। तो जो सेक्रेटिन का दूसरा काम है वो ये स्टम यहाँ से लीवर से बाइल की जो प्रोडक्शन है उसको भी कंट्रोल करता है, उसको भी ज्यादा करता है या कम करता है, उसको भी ये मैनेज करता है। ठीक है, ये दो काम है। चलिए जी, हमने इतना पढ़ लिया। आगे जो गोनेड्स हैं, बेसिकली गोनेड्स जो है वो फीमेल में हम ओवरीज को कहते हैं, और मेल्स में हम टेस्टिस को कहते हैं। मैं आपको ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह ये है कि अगले ही चैप्टर में हमने मेल और फीमेल का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो उसमें आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये कैसे कैसे गोनेड्स जो है वो कैसे काम करते हैं, और इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे हॉर्मोन्स कंप्लीट हो गए हैं, बस आखिरी टॉपिक रह गया है, और वो मैं आपको तकरीबन, इस टॉपिक का बारे में आपको आइडिया होगा ही, बड़ा ही सिंपल है। और वो है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि अगर एक चीज दूसरी चीज को आगे जाकर बढ़ा रही है, तो दूसरी चीज जो है वो, उसका ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो वापस आकर पहली चीज को कम कर दे, ताकि बॉडी में एक चीज दूसरी चीज को मुसलसल बढ़ाती ना रहे। मैं इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ, फिर हम थोड़ा सा आगे भी चलेंगे। मिसाल के तौर पर ये ए चीज है, कोई भी ए चीज, ये बी पर एक्ट करती है, और बी में से सी को निकलवाती है, यानी कि सी की मिकदार को बढ़ा देती है। ठीक है। ये चीज है, कोई केमिकल है जो बी चीज पर एक्ट करता है और सी केमिकल को बढ़ा देता है। अब अगर बॉडी में सिर्फ यही एक सिस्टम हो कि ए बार बार बी पर एक्ट करके सी को बढ़ाई जा रहा है, तो ये सी तो बढ़ता ही चला जाएगा, और हमारी बॉडी यानी कि काम ना सही तरह से कम कर पाए, सी बढ़ता ही चला जाए, जबकि हमारी बॉडी में हर चीज कंट्रोल्ड है। ठीक है। तो सी का ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये वापिस आकर ए को कम कर सके। ठीक है। इसको हम कहते हैं फीडबैक, मतलब कि ये फीडबैक मिला है। ठीक है। ये
सी की जानिब से ए को फीडबैक मिल गया कि मुझे कि ए कम हो जाना चाहिए। ठीक है जी। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज itself controlled by the products of reaction it is controlling। ये मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, मैं उसी से ही आपको समझा सकता था ये, कि ये, चलो दोबारा बना लेते हैं, कि ये एक इस किस्म का इंटरेक्शन है। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली एक इस किस्म का इंटरेक्शन है। ये मैं ए बना रहा हूँ, ए से, ए ने बी पर एक्ट किया और बी से निकला सी, और सी बढ़ गया, और जब बढ़ा सी तो सी ने जाकर ए को कम कर दिया ताकि वो बी पर कम एक्ट करे और सी नीचे आकर लेवल पर आ जाए। तो फीडबैक मैकेनिज्म एक इस किस्म का इंटरेक्शन है कि जिसमें एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, इसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कौन सा है? बता सकते हैं कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कौन सा है? कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ए है। ए कंट्रोल कर रहा है बी पर जाकर के वो कितना सी बनता है, तो ए कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, लेकिन ये खुद भी कंट्रोल हो रहा है, सी से खुद भी कंट्रोल हो ही जा रहा है। इज इट सेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। तो यानी कि ए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म तो है, लेकिन ये खुद भी उसी चीज से कंट्रोल हो रहा है जिसकी प्रोडक्शन को ये खुद कंट्रोल कर रहा है। तो मतलब ए सी की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है और सी ए की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शंस टू अपोजिंग सिस्टम्स आर नीडेड। सिंपल बात है कि किसी भी एक जिस्म की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दो एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट काम करने वाले सिस्टम चाहिए। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में अगर सिर्फ एक्सेलरेटर हो जो कि उसकी स्पीड बढ़ाता जाए और ब्रेक्स ना हो, तो गाड़ी कभी भी नहीं कामयाब हो सकती। उसमें ब्रेक्स भी होनी चाहिए और एक्सेलरेटर दोनों ही होनी चाहिए। इसी तरह इंसान की बॉडी में भी कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो रिएक्शन को तेज करे और कुछ ऐसी होनी चाहिए जो रिएक्शन को कम करे। इफ देयर आर एक्सेलरेटर्स देयर मस्ट बी इनहिबिटर्स। तो वो कह रहा है कि अगर एक्सेलरेटर्स हैं, तेज करने वाली चीजें हैं कुछ जिस्म में, तो इनहिबिटर्स भी होने चाहिए, रोकने वाली चीजें भी होनी चाहिए। If one hormone in the body promotes or stimulates a reaction, another hormone would be checking the same। अगर एक हार्मोन जो है वो प्रमोट कर रहा है, तेजी दे रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है एक रिएक्शन को, तो एक और हार्मोन भी होना चाहिए जो क्या करे, चेक करे। यहाँ पर चेकिंग का मतलब है रोकने। ठीक है, चेकिंग का यहाँ पर मतलब है रोकने का। तो दूसरा हार्मोन जो है वो चेकिंग के लिए होना चाहिए। इन द बॉडी इंटरेक्शन इज मेनली मेंटेन्ड ड्यू टू फीडबैक। और बॉडी में, हमारे जिस्म में ये इंटरेक्शन कैसे मेंटेन रहता है? फीडबैक मैकेनिज्म। मैंने फीडबैक मैकेनिज्म आपको अभी बताया कि कैसे चेकिंग हो रही है, एक दूसरे को चेक कर रहा है, दूसरा पहले को चेक करी जा रहा है, तो बॉडी बिल्कुल बैलेंस में रहती है। In this way, concentration of secretion is itself controlled because certain information is passed to the source, or in other way, word is fed back so that the output of secretion is adjusted accordingly। यही बात है कि कंसर्न ए से बी, बी से जो सेक्रेशन सी की निकल रही है वो कंट्रोल इसीलिए हो रही है क्योंकि सी खुद जाकर ए को कंट्रोल करी जा रहा है। असल में ये बात यहाँ पर यही कर रही है। The interaction between the pituitary and other endocrine gland over which it exerts control is an example of feedback mechanism, and this mechanism is very common in living system। मैंने असल में, मैं फीडबैक मैकेनिज्म को पढ़ा भी इसलिए तेजी तेजी से रहा हूँ क्योंकि मैंने जब भी कोई भी हार्मोन पढ़ाया है आपको पिछले कुछ टाइम में, मैंने उसका फीडबैक मैकेनिज्म भी साथ साथ में बताया। आप चाहे पिछले वाले लेक्चर्स भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने थायराइड का जब बताया तो मैंने बताया कि थायराइड कैसे वापस आकर फीडबैक देता है, और थायरोक्सिन जो होता है वो वापस आकर फीडबैक देकर जो है वो टीआरएच को भी कम कर देता है, टीएसएच को भी कम कर देता है। तो यही बता रहा है कि पिट्यूटरी और उसके जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड, उनमें सब में फीडबैक मैकेनिज्म है। उसके लिए इसने एग्जांपल दी, वो आपकी बुक पर बनी हुई है, और मेरे पास एक पिक्चर भी है, मैं पिक्चर से बढ़ा देता हूँ।
ये पिक्चर एक आपके सामने आ चुकी होगी। ये पिक्चर शायद मैंने आपको पहले भी दिखाई हो, पिछले लेक्चर से। इस पिक्चर से आपको फीडबैक मैकेनिज्म का बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो, इसको मैं अगर जूम कर दूं थोड़ा, ये असल में ना नीचे ऊपर नहीं जाता। अरे चले, सारा कुछ खत्म हो गया था। चले, इसको मैं जूम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जूम होने से ये सही हो। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर उसने हाइपोथैलेमस को लेबल किया हुआ है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा है। मैं पिछले कुछ टाइम पे काफी ज्यादा इसको डिस्कस कर चुका हूँ कुछ लेक्चर्स में। तो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं टीआरएच। ठीक, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। टीआरएच का मतलब ये है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये फिर हाइपोथैलेमस से टीआरएच जो निकलता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों ही दिमाग के हिस्से हैं। ठीक है, तो अभी बात सिर्फ और सिर्फ दिमाग तक ही है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से टीआरएच निकला और टीआरएच ने जाकर पिट्यूटरी पर एक्ट किया। और पिट्यूटरी से फिर क्या, कौन सा हार्मोन निकला, टीएसएच। ठीक, टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीधा थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, जो कि नेक में होती है, ये लिखा भी हुआ है, जो कि नेक में होता है। और थायराइड ग्लैंड से फिर कौन सा हार्मोन आगे निकलता है, थायराइड हार्मोन। ठीक है, थायराइड हार्मोन जिनको हम T4 T3 भी कहते हैं। बात मजे की ये है कि T4 T3 जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, जब ये बढ़ गए तो ये जाके वापस क्या करते हैं, रोक देते हैं पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी। हाइपोथैलेमस को रोक देते हैं टीआरएच बनाने से, और पिट्यूटरी को रोक देते हैं टीएसएच बनाने से। तो जब ये दोनों टीआरएच और टीएसएच कम होंगे तो थायराइड हार्मोन खुद ब खुद कम होकर एक लेवल पर आ जाएंगे, तो दरमियाना लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके ये है फीडबैक में कि देखो, टीआरएच और टीएसएच की वजह से थायराइड बढ़ रहा है, लेकिन थायराइड हार्मोन जाकर टीआरएच और टीएसएच को ही कम कर रहा है, ताकि लेवल बराबर में आ जाए। ठीक है। हम्म। हम्म। देखो, यहाँ पर भी उसने ये दिखाया कि जब बॉडी पर, अच्छा, थायराइड थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन होता है, तो थायराइड हार्मोन होता है। थायरोक्सिन और थायराइड हार्मोन एक ही चीज का नाम है। ये बॉडी में तब ज्यादा पैदा होता है जब बॉडी में बॉडी पर स्ट्रेस होता है ना, तो जैसे कोर्टिसोल पैदा होता है, वैसे ही ये थायराइड हार्मोन या फिर थायरोक्सिन ज्यादा होता है। तो बॉडी पर जब स्ट्रेस आता है तो फिर हाइपोथैलेमस उस स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है, और हाइपोथैलेमस जो है वो टीआरएच आगे बन देता है। ठीक है, ये मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ। और टीआरएच जो है वो पिट्यूटरी पर जाकर एक्ट करता है, और पिट्यूटरी से टीएसएच निकला होता है, ये देखो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड पर जाकर एक्ट करता है, और थायराइड से थायरोक्सिन बनवाता है। और थायरोक्सिन क्या करता है, थायरोक्सिन क्या करता है, वापस जाकर पिट्यूटरी पर और हाइपोथैलेमस पर जाकर एक्ट करता है, और इनको नेगेटिव कर देता है, मतलब इन पर नेगेटिव असर डालता है कि कम कर दो, टीआरएच भी कम कर दो और टीएसएच भी कम कर दो। ठीक है, इस तरह से ये सिस्टम काम करता है, इसी को हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये उसमें ऊपर वाली पिक्चर जो मैंने अभी तक आपको बताई है ना, ये उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है 5-6 लाइन में। Low body temperature or stress stimulate neurosecretory cells of hypothalamus whose releasing hormone trigger the release of thyroid stimulating hormone.
असल में कह रहा है कि जब लो बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी का टेम्परेचर कम होता है या फिर स्ट्रेस सिचुएशन आती है, तो जो हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स है ना, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो काम होता है, मैंने आपको हाइपोथैलेमस पढ़ाते हुए बहुत तफसील के साथ बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को ब्रिज करने वाला ऑर्गन है, ऑर्गन कह सकते हैं या हिस्सा है दिमाग का। ब्रिज करने वाला का मतलब लिंक करने वाला, यानी कि ये नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक कर देता है एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के जो कुछ सेल्स है ना, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स, मतलब वो ऐसे सेल्स हैं जो के सिग्नल्स भी लेते हैं और आगे सेक्रेशंस भी करते हैं, जिनमें इम्पल्स नर्व इम्पल्स भी आती है, और वो आगे से सेक्रेशंस भी करते हैं, वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं हाइपोथैलेमस के। और ये आगे हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? टीआरएच। टीआरएच आपकी बुक में यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। ठीक है। टीआरएच, जिसको उसने सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन कह दिया है, ये असल में थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। ठीक है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये आगे जाकर क्या करता है, पिट्यूटरी पर एक्ट करता है और वहां से क्या बनवाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि टीएसएच। पिट्यूटरी से निकला टीएसएच, हाइपोथैलेमस से निकला टीआरएच, और उसने जाकर पिट्यूटरी पर एक्ट किया और पिट्यूटरी से निकला टीएसएच। और टीएसएच जो है, द टीएसएच देन स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड, और टीएसएच फिर कहाँ पर गया? ये गया सीधा थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड से क्या बनवाया? थायरोक्सिन बनवाया। ठीक है। थायरोक्सिन काजेज एन इंक्रीज इन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ मोस्ट बॉडी सेल्स। थायरोक्सिन का क्या काम है? थायरोक्सिन बेसिकली जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जाता है ब्लड के थ्रू, और सेल्स के मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा देता है, सेल्स की एनर्जी प्रोड्यूस करवाने की ताकत को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एटीपी बनती है और हीट भी बनती है। ठीक है। क्योंकि बॉडी में ये देखो, ये सिस्टम स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया था, तो यहाँ से हीट बनेगी तो टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। बोथ रेज द बॉडी टेम्परेचर एंड, और इन दोनों के यानी एटीपी की वजह से और हीट की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड हायर थायरोक्सिन लेवल्स इन द ब्लड इनहिबिट द रिलीजिंग हार्मोन सेल्स एंड द टीएसएच प्रोड्यूसिंग सेल्स। और जब जब ये थायरोक्सिन लेवल्स बढ़ जाते हैं बॉडी में काफी ज्यादा मिकदार में, ये क्या करते हैं, वापस जाकर टीआरएच प्रोड्यूस करने वाले सेल्स, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जो कि हाइपोथैलेमस में है, और टीएसएच प्रोड्यूस करने वाले सेल्स जो कि पिट्यूटरी में, इन दोनों पर जाकर एक्ट करते हैं और उनको इनहिबिट कर देते हैं, उनको रोक देते हैं कि आपने टीएसएच और टीआरएच प्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि थायरोक्सिन के लेवल पहले ही काफी हद तक बढ़ चुके हैं। ठीक है जी। ये यहाँ तक मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।